Jai Sri Swaminarayan. SSGM School CBSE runs by Sri Sahajanand Gurukul Mankova heartily welcomes you to this online education platform. Students of class 10, today we are going to learn a new chapter in our English subject, that is chapter number 7. The name of the chapter is Glimpses of India. So in this chapter, Glimpses of India, there are 3 different parts, and each part tells us different stories about the glimpses of India, about the past of India. So in this video lecture, we will discuss the first part of this chapter, first story of this chapter, that is a baker from Goa. So in this story we discuss about the bakers, जो बेकरी वाले थे उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि गोवा के अंदर एक समय में बहुत ज़्यादा तौर पे थे. सो वी डिस्कस अबाउट अ बेकर्स फ्रॉम गोवा in this video lecture, which is written by Lucio Rodriguez. Okay, so within this introduction, let us start the discussion of this story. So please student open your textbook, page number 85, a baker from Goa. So first of all, I want to introduce about the story, that this is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. So this is a pen portrait. Pen portrait means के ऐसा written वर्णन जिसको हम कहते हैं, जैसे पेन पोर्ट्रेट मीन्स ड्राइंग करना, लेकिन यहाँ पर रिटनली इस तरह से लिखना कि जैसे किसी की पूरी इमेज खड़ी हो जाए, ऐसा एक पेन पोर्ट्रेट है अबाउट अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर. जो पुराने जमाने में जब पोर्टुगीज हमारे गोवा पर राइज करते थे, जो रेंग करते थे, उस जमाने में बेकर्स की लाइफ कैसे हुआ करती थी और उनका आज भी कितना इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम स्टोरी में पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन. Our elders are often here reminiscing nostalgically about those good olden Portuguese day. So here our elder, it means writer, remembering, reminiscing, it means remembering nostalgically, यानी कि जो हमारा अतीत है, हमारा जो भूतकाल है, उसको देखिए यहाँ पर साइड में उसका मीनिंग लिखा है. Reminiscing nostalgically, it means thinking fondly of the past, यानी कि एक दिन जो राइटर है वो अपने पुरखों, अपने जो पुश्तियों, जो अपने एल्डर्स हैं, उनके बारे में, उनके अतीत के बारे में थिंकिंग कर, उनको याद कर रहे हैं. एंड व्हाट ही से अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डे. सो इन गोवा में जब ये पोर्टुगीज थे तो उन डेज की बात करें, वो डेज कैसे थे उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है. सो द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लॉज ऑफ ब्रेड. सो what is Portuguese and their laws of bread. bread यानी कि जो bread होता है हमारा, वो जो खाते हैं हम, और laws it means उसकी पूरी ऐसी रोटी होती है, यानी कि जो bread होता है उसकी पूरी इतनी बड़ी जो laws होती है रोटी, उसको laws कहा जाता है. ठीक है. सो वो किस किस को याद कर रहे हैं, जो गुड ओल्ड पोर्टुगीज डे थे उसको, और जो वहाँ के फेमस laws of bread थे उसको याद कर रहे हैं. So those eater of loaves might have vanished, but the makers are still here. So there. तो यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं कि जो उस जमाने में जो पोर्टुगीज थे, क्योंकि ये पोर्टुगीज की ब्रेड एक फेमस स्वीट्स थी, इसीलिए कि वो जो पोर्टुगीज थे वो तो आज चले गए हैं. इट मीन्स द ईटर ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिस्ड. वैनिस यानी कि चले गए हैं वहां से छोड़कर, यानी कि जो पहले इतने ईटर्स थे उसके लोव्स के ब्रेड के, वो चले गए, लेकिन जो मेकर्स थे, जो बनाने वाले थे ब्रेड, वो आज भी वहां पर हैं, वहां पर रहते हैं. सो वी स्टिल हैव अमोंगस्ट अस द मिक्सचर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स. तो और क्या कह रहे हैं यहाँ पर राइटर कि हमारे पास आज भी, हमारे पास क्या है, मिक्सचर्स हैं, यानी कि जो बेकरी के लिए जो मिक्सर्स होते हैं वो हैं. फिर मोल्डर्स, मोल्डर्स यानी कि जो शेप देते हैं. मोल्डर्स एक मशीन होता है जिसके अंदर बेकर्स की सारा शेप आता है, अलग अलग ब्रेड, फिर
जो पाव और अलग अलग प्रकार के जो बिस्किट्स कुकीज़ बनते हैं, जो भी वैरायटी बनती है बेकरी की, वो सारी बनाने के मोल्डर्स एंड वो बेक द लोज, यानी कि जो पकाने के लिए जो भट्ठी होती है वो भी आज हमारे पास है. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट. तो उस जमाने की ओल्ड एज की टाइम टेस्ट यानी कि बहुत समय से चली आई जो फर्निशेस थे, फर्निशेस यानी कि भट्टियां हैं, वो आज भी एग्जिस्ट हैं, आज भी वहीं पर हैं. द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि आज भी उसमें से फायर नहीं खत्म हुआ, वो आज भी जल रही हैं, आज भी वो भट्टियां चालू हैं. इट मीन्स आज भी वहां पर बेकर्स का जो वर्क है, जो फील्ड है, वो बहुत अच्छा वहां पर चल रहा है. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू heralding his arriving in the morning can still be heard in some places. तो आज भी कहीं जगहों पर जो थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, तो तब के जो ट्रेडिशनल, जब पोर्टुगीज डेज थे वहां, तब जो बेकर्स थे वो किस तरह से सेलिंग करने के लिए निकलते थे. तो उनके पास इतनी बड़ी एक बास्केट होती थी, वो अपने सर पर रखते थे और उनके हाथ में एक बेम्बू का थर्ड यानी कि बेम्बू का एक लकड़ी होती थी. उसका आवाज कैसा था, थर्ड एंड जिंगल जैसा जो आवाज था जो ट्रेडिशनल, उसके साथ जैसे ही वो बाहर निकलते थे, ट्रेडिशनल बेकर्स का जो बम्बू था उसको वो क्या करते थे, जमीन पे पछाड़ कर वो आवाज करते थे. वो आवाज एक अलग ही होती थी जिसका थर्ड एंड जिंगल जैसा आवाज होता था. हेराल्डिंग हिज अराइविंग इन द मॉर्निंग, हेराल्डिंग मीन्स अनाउंसिंग, अनाउंस करते थे कि वो आए हैं. तो वो जैसे कोई हम कहते हैं कि जो फेरी वाला आता है तो वो अलग अलग प्रकार की आवाज़ करता है, तो तब हमें पता चलता है कि ये कोई आया है, कोई पर्टिकुलर टाइप का जो फेरी वाला है. तो इसी तरह से जब बेकर्स गांव में निकलते थे जो भी बेकरी की आइटम्स से बेचने के लिए, तो वो इस तरह का आवाज़ करते थे, जो बाम्बू था उनके पास वुड का, उससे जिसको थर्ड और जिंगल टाइप का आवाज़ था. तो वो अनाउंस किससे करते थे, इसके साथ पछाड़ के. ओके, हेराल्डिंग यानी इसके अनाउंसिंग इन द मॉर्निंग, सुबह में. कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेस, तो आज भी ऐसा आवाज, ऐसे जो बेकर्स हैं वो कहीं गोवा में कहीं जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे. यानी कि आज भी गोवा में ऐसे जो बेकर्स थे वो आज भी एग्जिस्ट हैं. मे बी द फादर इज नॉट अ लीव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन. हाँ, उनके फादर्स जो उस जमाने में जो लोग थे वो आज नहीं होंगे, लेकिन उनके बेटे हैं, उनके जो सन्स हैं, वो आज भी उनके जो ये जो प्रोफेशन है जो उनकी पुरखों की, उसी में ही काम करते हैं. आज वो एग्जिस्ट होंगे वहाँ पे. ठीक है, उनके पापा नहीं होंगे क्योंकि समय के लिहाज से वो आज का शायद काम छोड़ दिया होगा या फिर एक्सपायर भी हो गए होंगे. सो these bakers are even today known as padeir in Goa. Padeir is Portuguese word. ये Portuguese word है Portuguese language का, और Portuguese language में तब जो उनको कहा गया था बेकर्स को padeir, तो आज भी उन बेकर्स को क्या कहा जाता है, padeir in Goa में. During our childhood in Goa, the bakers used to be our friend, कंपेनियन एंड गाइड. तो यहाँ पर राइटर अपने बचपन की यादों को दोहरा रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं कि जब वो छोटे थे और जब वो गोवा में थे तब बेकर उनके फ्रेंड भी थे, कंपेनियन भी थे और गाइड भी थे. यानी कि उनका लगाव बेकर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था. ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. वो दिन में 2 बार आते थे हमारे घर पे, यानी कि सबके घर पे 2 बार जाते थे. कब वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड. तो पहली बार कब आते थे, जब वो सेलिंग, जब सुबह में सेल करने के लिए बेकरी की जो भी आइटम्स बना थी वो सेल करने के लिए जब निकलते थे तब उनके घर आते थे जो भी आइटम्स वो उनको खरीदने हो इसलिए. एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट. और दूसरी बार जब वो पूरी बास्केट्स में जितनी भी वो आइटम्स ले जाते थे बेचने के लिए बेकरी की, वो सब बेच के रिटर्न आते थे तब हमारे घर पर आते थे. सो द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वॉक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम. तो उनकी जो जिंगलिंग वॉइस थी थर्ड की, जो उनके पास बैम्बू था उसकी,
तो उसकी वजह से क्या होता था, वो सुबह में जैसे वो आवाज़ करते उससे हम वेकअप यानी कि उठ जाते थे सुबह में, जितने छोटे बच्चे थे तो फिर भी, और दौड़ते दौड़ते उनको मिलने जाते थे और उनके पास ग्रीट यानी कि उनसे बातें करने के लिए जाते थे। Why was it so? ऐसा क्यों होता था? Was it for the love of the loaf? क्या वो हम ब्रेड के लिए बेकरी की जो भी आइटम्स थे उनको हम बहुत पसंद करते थे इसलिए था? Not at all, ऐसा तो नहीं था। The loaves were bought by some Paskin or Baskin, the maid servant of the house. तो जो लोज जो भी ब्रेड्स थे, ठीक है, जो भी ब्रेड बेकरी के थे, वो किसके पास कौन खरीदता था? जो मेड सर्वेंट थी हाउस की, वो खरीद लेते थे। मेड सर्वेंट्स को पोर्टुगीज लैंग्वेज में तब क्या कहा जाता था? पास्किन और बास्किन, ओके, बास्टिन, सॉरी, पास्किन और बास्टिन उनको कहा जाता था, मेड सर्वेंट यानी कि जो नौकर थे घर में उनको, तो वो ही खरीदती थी। व्हाट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली। तो वो क्यों जाते थे? वो इसलिए वहां पर लॉन्ग यानी कि वहां पर दौड़ कर जाते थे। दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली, क्योंकि वो जो बेकर्स थे वो एक टिपिकल टाइप के बैंगल्स टाइप के ब्रेड लेकर आते थे। अब वो कैसे थे? तो ये देखिए, इस तरह से पूरा रिंग सर्कल टाइप का ये जो पूरा है ना, ये ऐसी रिंग टाइप का बीच में हॉल, ऐसा रिंग टाइप का पूरा ब्रेड बनाकर एक आइटम थी जो कैनो की लैंग्वेज में उसको बैंगल शेप की कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो बैंगल शेप की स्वीट्स थी, जो बेकरी की आइटम थी, वो ये ले आते थे और ये बच्चे थे उनको ये बहुत ही पसंद थी, इसीलिए वो वहां पर दौड़े जाते थे वो खाने के लिए, वो लेने के लिए। सो समटाइम इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कुछ दफ़ा तो ये बहुत ही मीठी होती थी, एक स्पेशल टाइप की बनी हुई होती थी, इसीलिए वो बच्चे थे और वो दौड़कर वो खाने के लिए, वो खरीदने के लिए जाते थे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैंग जैंग साउंड्स ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टेप। तो वो किस तरह से एंट्री करता था? एक म्यूजिकल एंट्री, और म्यूजिकल एंट्री कैसी थी? तो जैंग जैंग जो बम्बू स्टफ बनाया था उसने, लकड़ी अलग प्रकार की उनकी, उसको पछाड़ के वो एंट्री करते थे। One had supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. तो वो एंट्री कैसे होती थी उनकी, हम कह सकते हैं कि लुक कैसी थी? आप देख सकते हैं, एक पूरा पेंट पोर्ट्रेट है। अगर हम इमेजिन करें तो हमारे दिमाग में भी ऐसी एक इमेज क्रिएट होगी कि पूरी बास्केट है वो अपने हेड के ऊपर एक हाथ के सपोर्ट से लेकर आते थे और दूसरे हाथ में ये जो बैम्बू थर्ड थी वो हुआ करती थी, और थर्ड को जमीन पे पछाड़ के आवाज करते थे और म्यूजिकल एंट्री उनकी होती थी। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. तो वो जो जैसे ही एंट्री करते थे तो सबको गुड मॉर्निंग बोलते थे, जो भी लेडीज उनके पास आइटम्स खरीदने आती थी उनको, एंड उसके बाद जो वर्टिकल बैम्बू होता था उसके ऊपर बास्केट को रखते थे। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. तो हम जो बच्चे थे उनको क्या किया जाता था? पुश यानी कि धक्का दिया, या फिर लाइट रिब्यूक यानी कि स्कोल्डिंग यानी कि डांट कर हमको अंदर भेज दिया जाता था, क्योंकि हम भी इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके पूरा घेर लेते थे कि जो लेडीज़ थी जो बेकरी के आइटम खरीद रही थी उनको जगह ही नहीं मिलती थी, इसलिए हमारे पेरेंट्स हमको क्या करते थे? डांट कर अंदर भेज देते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, हम गिव अप नहीं करते थे। हम क्या करते थे? वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पार्पेट एंड पीप इनटू द बास्केट। हम क्या करते थे? बेंच, घर के अंदर जो बेंच होती थी उसके ऊपर चढ़ जाते थे, या तो फिर पार्पेट यानी कि जो दीवार होती थी घर की बाउंड्री की उसके ऊपर चढ़ जाते थे, और पिप यानी कि झलक देखते थे। किसकी? तो पिप इनटू द बास्केट, बास्केट के अंदर जो भी बेकरीज की आइटम्स होती थी, जो अलग अलग स्वीट्स या फिर जो भी बेकरीज की, तो उसको हम देखा करते थे। समहाउ यानी कि कभी कभार। I can still recall the typical fragrance of those loaves. तो जो राइटर है वो आज भी उनको याद है, वो आज भी महसूस कर सकते हैं जो वो अलग प्रकार की जो फ्रेगनेंस यानी कि खुशबू थी
अलग प्रकार की उसकी स्मेल थी, जो बेकरी की जो आइटम्स थी, लोज, ब्रेड उनकी, तो आज भी उनको याद है। लोज फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो जो बड़े थे जो फैमिली में, पेरेंट्स हमारा, उनके लिए क्या थे? ब्रेड थे, और हमारे लिए बच्चों के लिए क्या थे? ऐसे बैंगल्स शेप्स के जो भी बेकरी के आइटम थी वो थी। देन वी डिड नॉट even care to brush our teeth or wash our mouth properly। तो फिर इतना एक्साइटमेंट में हम आ जाते थे, जैसे ही हमारी जो ये जो बैंगल्स टाइप की जो आइटम थी वो आ जाती थी, तो हम किसी की परवाह नहीं करते थे, ब्रश भी नहीं करते थे, और प्रॉपरली हमारा मुंह भी नहीं धोते थे सुबह उठ के, ऐसे ही खाने मंड जाते थे। एंड वाई शुड वी, और हम क्यों ऐसा सब करें? ये ब्रश करना, माउथ पूरा क्लियर धोना, वो सब क्यों करें? हु वुड टेक the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? कौन सुबह उठकर इतना ट्रबल यानी कि इतनी परेशानी से ये जो मैंगो लीफ यानी कि जो आम के पेड़ की जो लकड़ियां होती है उनको प्लकलिंग यानी कि तोड़े और टूथब्रश करे। सो तब के ज़माने में, अब जैसे ब्रशेस नहीं हुआ करते थे, तो जो बच्चे थे वो क्या करते थे? मैंगो लीफ। वैसे तो ब्रश तब के ज़माने में ब्रश करने के लिए ऐसी वुडन स्टिक ही यूज़ होती थी, वो या फिर वो इमली की हो, या फिर हम कहते हैं कि वो जो वड़ का होता है उसकी लकड़ी हो, या तो फिर ये जो मैंगो लीफ है उनकी लकड़ियाँ हो। तो वो कौन तोड़े और कौन सुबह को ब्रश करे, ऐसा वो कह रहे थे। तो वो कितने एक्साइटेड थे बेकरीज के आइटम के लिए, और कितने वो आलसी थे, वैसा भी वो बता रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं अपने चाइल्डहुड को। सो एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये क्या जरूरत क्या है इसकी? अगर द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, जो टाइगर है वो भी अपने ब्रश टीथ है उसको ब्रश तो नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। तो ये बेकर्स के आइटम खा के फिर गर्मा गर्म चाय पियेंगे तो हमारे दांत और पूरा मुंह एकदम क्लियरली साफ हो जाएगा, ऐसा राइटर्स कह रहे हैं। सो नेक्स्ट आगे क्या है? मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, just as a party or a feast loses its charm without bread. So here the word ball is also known as bread in Portuguese language. Okay, Portuguese language में क्या जो स्वीट ब्रेड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बॉल कहा जाता है। तो मैरिज जो भी फंक्शंस होते थे वो मीनिंगलेस हो जाते थे अगर उसमें ये जो ब्रेड्स हैं, स्वीट ब्रेड और जो बॉल कहा जाता है वो ना हो। तो इसलिए ये कहा जाता है कि मैरिज में ये ब्रेड्स की, बेकरी के आइटम वहाँ पर कंपलसरी जनरली होती ही थी। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। तो जो भी पार्टीज और फीस्ट यानी कि दावतें हुआ करती थी, पर्व जो भी उत्सव हुआ करते थे, उसमें भी क्या होता था? ब्रेड, यानी कि ब्रेड तो कंपलसरी तब होता ही था। सो it is generally we can say that bread is necessary at that time in Goa when Portuguese were lay in that. So not enough can be said to show how important a baker can be for a village. तो हम इतनी आसानी से नहीं कह सकते कि जो बेकर्स थे वो हर एक विलेज में कितना इम्पोर्टेंस थे, यानी कि बेकर्स का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा था तब के टाइम में। The lady of the house must prepare sandwich on the occasion of her daughter's engagement. तो जो भी लेडीज थी वो क्या करती थी? डॉटर्स की एंगेजमेंट पर सैंडविच कंपलसरी बनाती थी। Cakes and bolinhas are a must for Christmas as well as other festival. तो cakes and bolinhas it means गोवा के एक कोकोनट कुकीज यानी कि बिस्किट्स, अलग प्रकार के जो फेमस बहुत ही पॉपुलर हैं पूरे गोवा में, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो कंपलसरी होते थे। कब? जब क्रिसमस हो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो तब। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इसी वजह से बेकर्स की जो फर्नेस यानी कि जो भट्टियाँ होती थी वो तो विलेज में होनी एक एसेंशियल चीज हो गई थी तब के ज़माने में। The bakers or bread sellers of those days had a peculiar dress known as the kabai. तो तब के टाइम में जो ब्रेड सेलर और बेकर्स थे उनका एक पिक्यूलर यानी कि एक टिपिकल टाइप का, अलग ही टाइप का एक ड्रेस था जिसको पोर्टुगीज लैंग्वेज में क्या कहा जाता है?
कबई, ठीक है, कबई कहा जाता है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। तो वो कैसा था, तो एक ही सिंगल पीस था पूरा, किस तरह का, फ्रॉक टाइप का, नीज यानी कि हमारे घुटनों तक जाता, ऊपर से करके पूरा ऐसा एक ड्रेस था, पूरा वन पीस ही था समझ लीजिए। सो in our childhood we saw bakers wearing a shirt and trouser which were shorter than full length ones and longer than half pants। तो अब राइटर कह रहे हैं कि जब हम छोटे थे तब कैसा था बेकर्स का जो आउटफिट, कपड़े कैसे पहनते थे, तो वो ऊपर शर्ट्स पहनते थे और नीचे ट्राउजर यानी कि पैंट कितनी लंबी थी, तो वो घुटनों से लंबी और एकदम पाँव जितनी एकदम लंबी, पूरी पैंट नहीं थी, घुटनों से लंबी थी, लेकिन जो फीट है हमारे एकदम पैर उससे थोड़ी ऊंची, यानी कि हाफ पैंट जितनी थी। सो इवन टुडे क्या कहा जाए, फुल लेंथ नहीं थी, लॉन्गर देन हाफ पैंट, हाफ पैंट से फुल लेंथ पैंट से छोटी और हाफ पैंट से बड़ी। So even today anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comments that his dresses like a pedar। तो आज भी कोई इस तरह की पैंट पहनता है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो पेडार जैसा लग रहा है, ऐसा राइटर कह रहे हैं। सो द बेकर्स यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो ये जो बेकर्स थे वो जो भी आइटम्स जिसको भी रेगुलरली देते थे तो वो उसका बिल है वो हर रोज पैसा नहीं कलेक्ट करते थे, मंथली उनका बिल्स कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द पेंसिल। तो ये जो मंथली रिकॉर्ड था, जितना भी रोज का ब्रेड या फिर जो भी आइटम्स लेते थे बेकर्स, जो बेकरी की जो भी वहाँ के लोग, तो उसका हिसाब किस तरह से लगते थे, तो किसी भी वॉल के ऊपर, किसी भी हम कह सकते हैं कि ये जो वॉल है उसके ऊपर इसको लिख दिया जाता था पेंसिल से, ताकि वो भूल ना जाए। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। तो तब के ज़माने में, ओल्ड डेज में, गोवा में जो बेकिंग है, जो बेकरी की आइटम्स बनाना है, वो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल क्या थी, प्रोफेशन थी। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। तो बेकर और उनकी फैमिली कभी भी स्टार्व यानी कि उनको भूखा नहीं रहना पड़ता था, वो इतना तो प्रॉफिट कमा ही लेते थे कि वो अच्छी तरह से हैप्पीली अपनी लाइफ है वो स्पेंड कर सके। सो हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस। तो ही इट मीन्स जो बेकर्स थे वो, उनकी फैमिली और उनके वहाँ जो भी नौकर्स काम करते थे बेकरी में, वो हमेशा हैप्पी, बहुत ही खुश रहते थे, और प्रॉस्पेरियस यानी कि हम कह सकते हैं कि संतुष्ट रहते थे। ओके, सो इवन टुडे देयर प्लम्प फिजिकी वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। प्लम्प फिजिक इट मीन्स प्लीजेंटली फैट बॉडी। प्लम्प यानी कि फैट, बहुत ही मोटा भाव, फिजिकी उनका अपीयरेंस वो कैसी थी, वॉज एन ओपन टेस्टिमेंट टू दिस। ओपन टेस्टिमेंट मीन्स पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट कैरेक्टर और क्वालिटी, यानी कि कोई भी बेसिकली उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी, तो वो बहुत ही हट्टे कट्टे, हम कह सकते हैं कि बहुत ही फैट हुआ करते थे। उनकी अपीयरेंस, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी, बहुत ही फैट हुआ करते थे, उनका जो पेट है वो बहुत बाहर निकला हुआ करता था, वैसे उनकी तो, और सब लोग उसको ऐसे ही पहचान जाते थे। Even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker। तो आज भी जो लोग ऐसे जैकफ्रूट यानी कि एक फ्रूट है जो बहुत बड़ा ऐसा गोल होता है, तो आज भी ऐसे लोग कोई देखते हैं तो उनको पेडार के साथ ही कंपेयर, जो बेकर हैं उनके साथ ही कंपेयर किया जाता है। सो दिस स्टोरी इज अबाउट गोवा, अबाउट द बेकर्स एंड द इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम ऑफ बेकर्स। सो आई होप दैट यू आर understood this story, and then in our next video we discuss about the second part of this chapter. So till that, thank you so much. Jai Shri Swaminarayan.